जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आर्मी का ओरिजिनल पेपर लेके आया हूं मैं, जिसका जो भी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा देना चाहते हैं, आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो 15 जनवरी को एग्ज़ाम है, वो ज़रूर देखें। और कोई भी एग्ज़ाम हो भी आर्मी का अग्निवीर का हो, वो ज़रूर देखें, क्योंकि ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ। और इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा और बताऊँगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ जो है आप इस चैनल से जुड़ जाएँ। डेली मैं ओरिजिनल पेपर लेके आऊँगा आपके लिए। आज जीडी का है, कल मैं टेक्निकल का भी लेके आऊँगा और कलर का भी लेके आऊँगा। तो सभी साथी जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक मोटिवेशन प्राप्त हो। रोहतक यारो और दादरी बियारो वाले ये ज़रूर देखें भी, ठीक है, क्योंकि इनका 15 जनवरी का एग्ज़ाम है और जितने भी सेंटर वाले हैं सभी का एग्ज़ाम 15 जनवरी को है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे के सारे ओरिजिनल पेपर मैं आपको करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कोई मेरी तरफ से बने हुए कोई भी पेपर मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अभी स्टार्ट हो जाएं भी यहाँ से। बी सेक्शन साइंस से आप सभी को पता है, पहली स्टार्टिंग मैं साइंस से करता हूँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइंस ही है। बहुत आप लोग जानते भी होंगे, पीछे वीडियो भी आपको मिलेंगी इस चैनल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आज मैं आपको मैथ और रीजनिंग भी थोड़ी बताऊँगा कि इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग के बारे में भी आप बता दिया करो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया, पहला क्वेश्चन है, जल्दी सी आप खुद अपने मन में आंसर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। देखिए, तांबे का गलनांक क्या है? गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस तापमान पर कोई चीज़ पिघलती है, ठीक है। एक बात याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, सेम रहेगा। जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, पानी, आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमता है, ठीक है। पानी का ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है। ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चन आता है, पारा मरकरी जो होता है उसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है एल्कोहल, ये नोट करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे पूछे गए हैं, ठीक है। सभी एग्जाम को आप देख लेना, सेम सेम क्वेश्चन ही आते हैं। एल्कोहल का -114 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखना, ठीक है। एक आयरन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोहा। लोहा का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तांबा। तांबा यानी कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। पानी का बीपी जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, जिसको क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और पानी का, देखिए, पानी का गलनांक बिंदु तो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कवंथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री। यहाँ पर तांबा पूछा है तो तांबे का राइट आंसर जो होगा 1085 डिग्री सेल्सियस जो होगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पानी से रिलेटेड पारे का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, और एल्कोहल का और आयरन का। मेल्टिंग का मतलब होता है गलनांक बिंदु, फ्रीजिंग का मतलब होता है इमांक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको आता होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो जाए। देखिए, तिथ जो होते हैं वो क्षय होने लग जाते हैं, मतलब टूट कर पड़ने लग जाते हैं। कितने, अगर पीएच मान कितना हो जाए तो टूट कर पड़ने लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पीएच मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आ जाता है, पीएच की फुल फॉर्म पूछ लेता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो पीएच मान होता है, जो अम्ल व क्षार के बारे में बताता है, एसिड और बेस के बारे में बताता है। अगर कोई वैल्यू 0 से 7 तक कोई चीज़ है तो वो अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। 7 पर अगर चीज़ कोई है तो उसको साल्ट यानी कि जो है लवण कहेंगे, ठीक है। और अगर 7 से 14 तक अगर कोई चीज़ है तो उसको अपन क्या कहेंगे? क्षार यानी कि बेस कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल जो है वो सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। ये भी बात आप याद रखना। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक है। पीएच स्केल जो होता है बहुत बार पूछा जाता है किसी जो आर्मी के एग्जाम में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो गया तो दांत टूट कर पड़ने लगेंगे, यानी कि क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, डिके होने लगेगा टिथ का। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पीएच स्केल बता देता हूँ जो बार बार आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान बहुत पूछा जाता है अभी आर्मी के एग्जाम में। 7.4 होता है भाई ब्लड का पीएच मान, ठीक है। मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है, उसका पीएच मान 6 होता है। 6.0 जो होता है पीएच मान होता है किसका भी? यूरिन का। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक अम्लीय वर्षा पूछी जाती है भी, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो होता है, एसिडिक रेन जो होती है, जो पहली वर्षा होती है उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। उसका पीएच मान 5.5 ही होता है, जितना ये आंसर है, ठीक है। ये बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पानी का पीएच मान 7 होता है भी, शुद्ध पानी का, नमक का, इनका पीएच मान जो होता है कितना होता है भी? 7 होता है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी,
केमिकल फार्मूला पूछा है, किसका पूछा? केन शुगर का पूछा। बहुत अच्छा केमिकल फार्मूला है, जल्दी इसको देख लें। केन शुगर का सबसे पहले देखिए, दो केमिकल फार्मूले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं शुगर से। एक तो पूछा जाता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज सभी को पता है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक है। C6H12O6 होता है, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड है। और जो आपकी केन शुगर है, जिसको अपन आर्टिफिशियल शुगर बोलते हैं, जिसको अपन चीनी बोलते हैं, उसका जो जो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो डाई होता है, यानी कि इसका डबल हो जाता है। C12H22 और O11, ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल आपको मिल गया होगा। ग्लूकोज का भी आप जो है केमिकल फार्मूला याद रखना। एक नमक का बहुत बार किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, आर्मी के एग्जाम में, NaCl, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना। NaCl किसका भी? नमक का है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी आप इसका आंसर कर दे। देखो कोरोनोग्राफी पूछा है इसमें। क्या पूछा? कोरोनोग्राफी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कोरोना होता कहाँ पर है, फिर आपको कोरोना अगर मिल गया तो आप कोरोनोग्राफी भी पढ़ जाओगे। देखिए कोरोना एक बीमारी है, कोविड-19 की बीमारी है, ये भी बात आपको पता होगा। कोरोना एक वायरस भी है, लेकिन कोरोना कहाँ पर होता है? ये कोरोना जो होता है ये कहाँ पर होता है? देखिए सूर्य की बाह्य परत को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है, सूर्य की बाह्य परत को क्या कहते हैं? बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो सूरज की जो बाह्य परत होती है उसको कोरोना कहते हैं, ठीक है। जिसके का जो मतलब तापमान जो होता है, सूर्य के बाह्य परत का तापमान कई बार पूछा जाता है कितना होता है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की बाह्य परत कोरोना का, ठीक है। तो कोरोना का प्रयोग किस में किया जाएगा? सिंपल सी बात, अभी सूर्य से रिलेटेड है, जहाँ कहीं भी सूर्य के बारे में है तो सूर्य का जो तापमान है उसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोरोना ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, सूर्य के कोरोना का अवकलन करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टडी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए ना, बीपी को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी बात याद है ना, कई बार एग्जाम में आता है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी अच्छा क्वेश्चन है। हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई है? तो मैं बता चुका हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी होती है भी। देखिए नंबर ऑफ साइकिल, देखिए क्या होता है, एक वेव होती है, ये वेव है, ये वेव है, ऐसे ऐसे वेव चलती है साइनोसॉइडल में। ये इसका क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टर्न है ना, ये नंबर ऑफ टर्न, इसको बोलते हैं आवर्ती फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की इकाई जो होती है, आवर्ती की इकाई जो होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज को अपन किससे मापते हैं? HZ से नापते हैं। होती क्या फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये रही चार ऑप्शन में। नंबर ऑफ साइकिल, आवर्तन की जो दर होती है या संख्या जो होती है, ये नंबर ऑफ साइकिल जो होती है, ये नंबर ऑफ साइकिल, ये जो होती है वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। प्रेशर की यूनिट क्या है अगर आपसे पूछे तो पास्कल है। प्रेशर की यूनिट क्या है बेटा? पास्कल है। ये भी बात आप याद रखना, प्रेशर की पास्कल है। लेकिन अगर वायु दाब की पूछे, सिंपल दाब की तो क्या है? पास्कल है, लेकिन वायु दाब की पूछे ना तो पास्कल नहीं आएगी, तो आंसर आएगा बार। वायु दाब की क्या है? बार है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, और जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मतलब जो ये आपका आर्मी का एग्जाम आता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है आर्मी में, क्योंकि रिवॉल्वर का काम रहता है अभी आर्मी के अंदर, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो है सैमुअल कोल्ट ने किया। सैमुअल कोल्ट नाम के व्यक्ति जो थे, इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर भी साइंस का ही हिस्सा होता है, एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आ जाते हैं, बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले 1600 का टाइम था, 1600 टाइम पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ली काई चैन, चाइना का साइंटिस्ट था ली काई चैन। उसने एक मशीन बनाई थी गणना करने की, ऐसे करके एक मशीन थी, उसमें ऐसे ऐसे जो स्प्रिंग डले हुए थे, और स्प्रिंग के अंदर कैलकुलेट करने के लिए, जैसे अपनी उंगलियों पे जो नंबर गिनते हैं ना, वैसे कैलकुलेट करने के लिए जो है ना डिवाइस लगी हुई थी, और कैलकुलेटिंग के काम आती थी ये मशीन, ठीक है। इस मशीन का नाम है अबेकस। क्या नाम है? अबेकस। ये जो है पहली गणना करने की मशीन थी, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पहला कैलकुलेटर कौन सा था? तो पास्कलाइन जो था, पास्कल ने बनाया था, पहला कैलकुलेटर था, पहला कैलकुलेटर था। पहला कैलकुलेटर अगर आपसे पूछे तो कौन था? भी पास्कलाइन था। तो पहला कैलकुलेटर जो था वो पास्कलाइन था। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, इससे ज़्यादा आपको, हाँ, पहला कंप्यूटर अगर आपसे पूछे, पहला कंप्यूटर अगर आपसे पूछे देखिए पहली कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस,
पहला कैलकुलेटर पास्कल और पहला कंप्यूटर अगर आपसे पूछे तो मार्क 1 था भाई, मार्क 1 था। अगर कंप्यूटर के पिता पूछे तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन याद रखना, ये आर्मी में एक दो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना, आ जाएगा। आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? एरोडायनेमिक्स का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात, एरोडायनेमिक्स मतलब एयर है, और एयर का मतलब क्या? हवा है। तो वायु की गति या प्रवाह को मापेगी, उसको क्या कहते हैं? एरोडायनेमिक्स। ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल ही इजी जो है आंसर है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृत्रिम बुद्धि के पिता कौन है? ये भी कंप्यूटर से ही क्वेश्चन है। कृत्रिम बुद्धि होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, अपने आप काम करना। कंप्यूटर जो काम करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कृत्रिम बुद्धि के पिता जो है जॉन मैकार्थे को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थे को माना जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये भी बात याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो पिता है वो किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। एकर्ट जो है पहला कंप्यूटर जो बनाया था ना, मार्क 1 नाम का जो पहला कंप्यूटर था ये एकर्ट ने बनाया था, ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आर्मी के एग्जाम में, ये भी बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट भी, फोटोसिंथेसिस किस में ज़्यादा होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे देखिए सूर्य के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, भोजन बनाने के साथ श्वसन भी कर लेते हैं, और उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए पौधों के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल प्लस में CO2 और प्लस में H2 पानी लेके, और प्लस में सूर्य का सूर्य लेके, सनलाइट लेके रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और श्वसन करते हैं। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस किस कलर में सबसे ज़्यादा होता है? देखिए भाई सबसे पहले तो जिस कलर की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्यता ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य का मतलब जो ज़्यादा फैले ना, जो ज़्यादा फैलेगा ना का मतलब जो दूर से ही दिखाई दे, उसका प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। तो सभी को पता लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है, और लाल रंग का जो मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर याद रखना, कोई सफ़ेद वाइट वगैरह कोई भी टीचर गलत करवाए ना तो गलत मत करना, प्रकाश संश्लेषण हमेशा लाल रंग का होता है। क्लियर है? बैंगनी कलर का सबसे कम होता है, बैंगनी कलर का सबसे कम होता है प्रकाश संश्लेषण, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना। टेरिस्टोरियल दूरी, टेरिस्टोरियल दूरी का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब इसका आंसर दे पाओगे। टेरिस्टोरियल का मतलब होता है लंबी दूरी, लंबी दूरी। लंबी दूरी के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए किलोमीटर तो छोटी दूरी है, सेंटीमीटर भी छोटी है, मीटर भी छोटी है, लेकिन प्रकाश वर्ष देखिए ये है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये जो होता है ना, ये 9.46 इंटू 15 मीटर, ये होता है प्रकाश वर्ष। दूरी की इकाई है भाई प्रकाश वर्ष। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, और ये लंबी दूरी के लिए यूज की जाती है। एक दूरी की इकाई होती है पारसेक, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ठीक है। ये और प्रकाश वर्ष ये लंबी दूरी के लिए यूज किए जाते हैं। तो टेरिस्टोरियल दूरी जो होती है वो किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक ईंधन कौन सा? प्राथमिक देखिए ईंधन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्राथमिक होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राथमिक वे होते हैं जो बहुत जल्दी जलते हैं, बहुत जल्दी जलते हैं, तेजी से जलते हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक ईंधन। जो क्या जलते हैं? तेजी से जलते हैं, तेजी से जलते हैं, तेजी से जलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक ईंधन बोलते हैं। तो ये जितने भी आपके जैसे पेट्रोलियम है, जैसे आपका सॉरी पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल है, जैसे आपका चारकोल है, ये जो हैं, जैसे आपकी CNG है, जैसे आपकी LPG है, ये प्राथमिक ईंधन की श्रेणी में आते हैं। और जैसे आपका केरोसिन तेल है, केरोसिन का ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, ना सॉरी पेट्रोल नहीं, डीजल और केरोसिन ऑयल, ये सेकेंडरी में आती हैं, ठीक है। प्राथमिक में कौन आता है? देखिए यहाँ पर आप ये सोचोगे इसका आंसर बहुत से टीचर पेट्रोलियम करवा देंगे, पेट्रोलियम इसका आंसर नहीं आएगा। पेट्रोलियम के अंदर तो सारी चीज़ आती हैं, पेट्रोल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, केरोसिन भी आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम आंसर नहीं होगा, केवल पेट्रोल होता ना तो इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक ईंधन में कौन आएगा? कोल इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा? कोल, कोयला। कोयला जो होगा सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, प्राथमिक ईंधन माना जाता है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर
नाक से क्यों खून आने लग जाते हैं? देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब जो होता है ना, वायु दाब कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब कम होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। देखिए अपने शरीर के ऊपर एक प्रेशर लगता है, अपन को पता नहीं चलता, क्योंकि अपनी बॉडी का भी प्रेशर है और बाहर का प्रेशर और अपनी बॉडी का प्रेशर मेंटेन हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और अपना प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, अपना बीपी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। बीपी ज़्यादा होगा तो ब्लड शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर दाब कम है, ऊपर दाब कम है और अपना बीपी क्या है? ज़्यादा है। तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा जब वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाकों से खून आने लगेंगे, तो इसको लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होंगे। इसीलिए जिसका बीपी पहले से ही ज़्यादा होता है ना, बीपी ज़्यादा होता है पहले से, उसको ऊपर ना जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पहले ही उसका बीपी ज़्यादा है, ऊपर से ऊपर वायु दाब कम हो जाएगा तो खून जो होगा वो क्या आ जाएगा? शरीर से बाहर आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटनी किसकी स्टडी है? देखिए स्टडी से रिलेटेड मैं आपको करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। देखिए दो प्रकार की बायोलॉजी होती है, एक तो होती है जूलॉजी, बता देता हूँ मैं यहाँ पर, जूलॉजी जिसको अरस्तु ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। जूलॉजी होती है जंतुओं का अध्ययन, जंतु विज्ञान, ठीक है। एक होती है बोटनी, बोटैनी, बोटनी होती है पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, जिसको थियोफ्रैक्टस ने दिया था। इसको दिया था अरस्तु ने जूलॉजी को, और इसको दिया था थियोफ्रेस्टस ने, फ्रेस्टस ने, ठीक है। तो अरस्तु और थियोफ्रेस्टस इन दोनों ने ये जो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी अरस्तु ने दी थी, ठीक है। तो इसने पूछा बोटनी क्या है, बोटनी किसका अध्ययन है? तो बोटनी जो है पौधों का अध्ययन है, लाइफ टाइम ऑफ प्लांट है। जूलॉजी जो है एनिमल का अध्ययन है, ये चीज़ आप जो है याद रखना। ह्यूमन लाइफ एनाटोमी है, ह्यूमन का अध्ययन जो है एनाटोमी कहलाती है, ये भी बात आप याद रखना। चलिएगा अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण में कौन सहायता करता है? देखिए रक्त परिसंचरण किस किस से बनता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हृदय, हृदय से रक्त परिसंचरण हुआ, आर्ट, ठीक है। आर्ट के साथ नलकियाँ लगी होंगी जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल, रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, वाहिनियाँ। और रक्त वाहिनियों में कौन कौन होता है? रक्त वाहिनियों में धमनी होती हैं जिनको अपन आर्टरी बोलते हैं, और रक्त वाहिनियों में सिरा होती हैं जिनको अपन वेन बोलते हैं। और इन सब से मिलकर क्या बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इसमें देख लो कि कौन सहायता करता है? ब्लड प्लेटलेट्स नहीं, तो ये तो ब्लड का ही भाग है। लाइसो मोनोसाइट्स नहीं भी, लिम्फोसाइट्स नहीं भी, तो इनमें से कोई भी सहायता नहीं करता। ये तीन चीज़ सहायता करती हैं, याद रखना। तो नन ऑफ दीज जो होगा इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर भी? तो ये बायोलॉजी के आपके 15 क्वेश्चन थे, इनके साथ मैंने बहुत से फैक्ट बताए। अब जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मैथ के क्वेश्चन के ऊपर भी लेके आऊँगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिएगा जीके के क्वेश्चन देखिए, ये सेंटर का एग्जाम है, रामगढ़ सेंटर का है, कैंट का है, डेन कैंट का है। इस एग्जाम से ये मैंने उठाया सारा का सारा प्रीवियस ईयर हमारे जो चलेंगे। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सिंचाई नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है, सभी को पता होगा। कहाँ पर है अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। कितनी लंबी है? तो 650 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ से निकलती है? तो हरीके बैराज, हरीके बैराज, पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है, पंजाब से निकलती है। और राजस्थान में रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। कितनी किलोमीटर दूरी चलने के बाद? 650 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद विलुप्त हो जाती है राजस्थान के अंदर। और भारत की सिंचाई करती भी, सिंचाई करती है, किसानों की सिंचाई करती है, और भारत की सबसे बड़ी नहर कहलाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली की प्रथम महिला, मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी? देखिए प्रथम महिला सुल्तान सभी को पता है, 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला सुल्तान थी, जिसने पर्दा हटाकर और मर्दों की तरह यानी कि पुरुषों की तरह शासन किया था। और उसका नाम क्या था? अभी सुल्तान रजिया था, सुल्तान रजिया, जिसकी 1240 में जो है मृत्यु कर दी गई हरियाणा के कैथल में। हरियाणा के कैथल में राजनीतिक कारणों की वजह से पति के साथ इसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। तो याद रखना पहली रजिया सुल्तान जो है एक की मात्र महिला हुई है, आज तक शासक हुई है, वो नाम क्या है? महिला का सुल्तान रजिया रही है, ठीक है। और एक और शासक रही है, भारत में शासक होता जो सबसे ऊपर राज करता है, भारत की एक और शासक हुई है भी, सभी कमेंट कर दें कि कौन रही है शासक, ठीक है। तो शासक कौन रही है मैं आपको बता देता हूँ। महिलाओं के अंदर एक तो रही है भी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी,
भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है भी, पीएम रही है भी, महिला प्रधानमंत्री, ये भी शासक होती है। एक रही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह प्रतिभा देवी सिंह, देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही भाई। भारत का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, इसी को शासक बोलते हैं, ठीक है। भारत की ये प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है, और ये प्रथम महिला शासक रही है, रजिया सुल्तान। ये तीनों क्वेश्चन बार बार आर्मी के एग्जाम में आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा सभी को पता है, राज्यसभा भारत का एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, स्थायी है। क्यों भंग नहीं किया जाएगा? क्योंकि हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद जो होते हैं इसके जो एमपी जो होते हैं वो इलेक्टेड होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इलेक्टेड होता है, जो भी एमपी इलेक्टेड होता है वो कितने साल अपनी सर्विस करता है? वो अपनी सर्विस 6 साल करता है। कितने साल करता है? 6 साल, ठीक है। हर 6 साल के बाद अगला उसको इलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये कभी भंग नहीं होगी, ठीक है। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 6 वर्ष होगा। तो इसके एमपी जो होते हैं वो 6 साल के लिए जो है चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं हर स्टेट से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, मीनाबक्कम, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए पहले इसका नाम होता था मद्रास इंटरनेशनल हाईवे, मद्रास इंटरनेशनल हवाई अड्डा होता था, और इसका अब नाम बदल कर मीनाबक्कम कर दिया गया है। और मीनाबक्कम कहाँ पर? अभी चेन्नई के अंदर स्थित है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर जो है स्थित है। एक बात याद रखना, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो हर स्टेट की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, हर स्टेट की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा राजधानी से रिलेटेड, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलिएगा निम्नलिखित में से राज्य बुद्ध के जीवन के, महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे एक जो है आध्यात्मिक, आपने सुना होगा बौद्ध धर्म की जो है स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने, ठीक, सिद्धार्थ नाम था उनका। तो उनके जीवन से जुड़ा था कौन सा शहर जो है उनके जीवन से जुड़ा था? महात्मा बुद्ध के जीवन से। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जो है वो मगध राज्य जुड़ा था। कौन सा? मगध राज्य जो है महात्मा बुद्ध के मतलब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके जो है अशोक ने जो है इसको प्रचलित किया था। अशोक, सम्राट अशोक जो है वो, उसने अपने लड़की और लड़के को भी भेजा था महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखना, 1853 में शिकागो में हुई विश्व धार्मिक सभा में किसे प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा दी गई थी? भाई देखिए 1853 दे रखे है, ये 53 नहीं आएगा, ये 53 नहीं आएगा, ये 1893 आएगा, ये 93, ठीक है। ये देखो इसमें दे रखा है 1893 में। देखिए 1893 में भारत के बहुत ही अच्छे, ये मान कर चलो भारत का डंका बजा दिया था इस व्यक्ति ने। 1893 में इतनी अच्छी स्पीच दी थी ना जिसकी कोई हद नहीं है, तालियां बजी थी भाई। देखिए शुरू में जब स्वामी विवेकानंद, इनका नाम स्वामी विवेकानंद है, मैं बता देता हूँ, जब ये खड़े हुए थे ना शुरू में, तो लोगों ने किलकी मारनी स्टार्ट कर दी थी, पता नहीं कौन खड़ा हो गया, ऐसी वेशभूषा पहन के। वेशभूषा उनकी जो है मतलब भारत से मिलती जुलती थी, कुर्ता पजामा वगैरह, धोती वगैरह पहन के ये गए थे। तो लोग किलकी मारने लगे थे, इनकी बात को सुनने के लिए, मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे ही अपना स्पीच तैयार करते, देखिए इनके पास इतनी अच्छी शैली होती है ना। 1893 में जब शिकागो में ये स्टार्टिंग करते हैं ना, या तो किलकी लग रही थी, सीटियाँ लग रही थी कि हम इसका भाषण नहीं सुनेंगे। जैसे ही ये स्टार्टिंग करते हैं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों से, जो मोदी आज नारा लिखते हैं ना, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वो नारा किसका था? स्वामी विवेकानंद का। जैसे ही शुरुआत करते हैं, जितने भी उसके अंदर हजारों व्यक्ति बैठे हुए थे सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ऐसा भाषण देते हैं ना धार्मिक सभा में, ऐसा भाषण देते हैं कि ऐसा कहते हैं कि एक पत्रकार जो है ना वो इनसे प्रभावित होकर इनको प्रपोज करने आ गई थी। इनको प्रभावित होकर क्या कहा कि मेरे को ना, इनडायरेक्टली प्रपोज करती है कि मेरे को आप जैसा पुत्र चाहिए, मेरे को आप जैसा पुत्र चाहिए, कहने का मतलब आप मेरे से शादी कर लो। स्वामी विवेकानंद उस समय क्या कहते हैं, भले आप मेरे को ही पुत्र मान लो, मतलब इनकी देखो प्रतिभा, देखो क्या कहते हैं, आप मेरे को ही पुत्र मान लो। तो ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, याद रखना, ये बहुत अच्छे भारत के लिए व्यक्ति थी। नेक्स्ट देखिए, आर्द्रता के तौर पर, आर्द्रता होती है ह्यूमिडिटी, मतलब वायु के अंदर पानी के अंश, ठीक है।
आर्द्रता के पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? देखिए कंप्लीटली अगर आर्द्रता हो जाती है ना तो उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। 100% अगर ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, 100% एरिया एरिडिटी हो जाती है, तो उस टाइम पे अपन क्या बोलते हैं, उस एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, भरी हुई हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरी हुई हवा बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आर्द्रता को किस में मापा जाता है? आइग्रोमीटर में मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आइग्रोमीटर, आइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं, आइग्रोमीटर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। धोलावीरा पर्वत श्रृंखला की मशहूर जनाती। देखिए धोलावीरा जो पर्वत श्रृंखला जो है सभी को पता होगा, हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही सुंदर पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर पर्वत श्रृंखला है। और इसकी एक मशहूर जनजाति है जिसको जाना जाता है, जिसका नाम है गड्डी। क्या नाम है? गड्डी। गड्डी लेके हिमाचल प्रदेश गए धोलावीरा पर्वत देखने के लिए, बहुत सुंदर जगह थी ये। ठीक है, तो गड्डी याद रखना। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक नहीं भी, मणिपाल है ये भी, कर्नाटक की एक जगह है जिसका नाम है मणिपाल। देखिए इंग्लिश में ठीक है ये मणिपाल, इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश को पढ़ो, इंग्लिश का मान्य जाएगा भी, ये बात याद रखना। मणिपाल कर्नाटक का मणिपाल है भाई। किसका मुख्यालय है? तो भाई सिंडिकेट बैंक जो है इसका मुख्यालय मणिपाल में है, कर्नाटक के मणिपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा। देखिए अपनी जो पृथ्वी जो है वो ऐसे गोल है और उसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं जिनको अक्षांश रेखा कहते हैं, ऐसे करके। ठीक है, एक बीच की रेखा है जिसको बोलते हैं इक्वेटर, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जो है वो कितनी है? 0 डिग्री है। कितनी है? 0। 0 पर भूमध्य रेखा है, कितनी पे है? 0 पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 0 जो होगी भूमध्य रेखा होगी। क्लियर अभी ये बात है, ये याद रखना। भूमध्य रेखा पूछ ले तो 0 डिग्री पे है। ठीक है, अगर अक्षांश पूछ ले तो ये 90 पर है, दोनों के दोनों। ठीक है, सॉरी, अगर ध्रुव पूछ ले तो। ठीक है, अगर दिनांक तिथि रेखा पूछ लें तो 180 डिग्री है, तिथि रेखा पूछ ले तो 180 डिग्री है। ये क्वेश्चंस याद रखना। खासी और गारो, खासी और गारो बहुत अच्छी हैं भाई ये पहाड़ियाँ, पहाड़ी हैं और पहाड़ियों के नाम पर ही जनजातियों के नाम है। गारो, खासी और जयंतिया सुनी होंगी। मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी हैं ऐसी, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ऐसे पहाड़ी हैं और इसमें जब पानी के वास पाते हैं ना तो निकल नहीं पाते और सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं। और इस स्टेट का नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। और इस मेघालय में गारो और खासी पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों का नाम है गारो खासी जनजाति। और ये कहाँ से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खादान, भाई सभी को पता है यूरेनियम खादान जो है वो जादूगुड़ा में है। कहाँ पर है भाई? जादागुड़ा में। जादूगुड़ा जो है जगह, उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ पर है? देखिए सभी को पता है, LBSNAA, लबसना। लबसना की है भी वो जगह है जहाँ पर भारत के सबसे बड़े अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, मतलब IAS ऑफिसर जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं लबसना। ठीक है, LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, IAS ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और वो कहाँ पर है? मसूरी के अंदर स्थित है। मसूरी, उत्तराखंड, उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। देखिए उत्तराखंड में 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक तो IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है आर्मी की, वो भी कहाँ पर है? देहरादून। और देहरादून भी कहाँ पर है? देहरादून भी उत्तराखंड में है और ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है भाई, नेक्स्ट भी, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए सभी को पता है कांग्रेस जो थी उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी भाई? कांग्रेस की स्थापना की थी कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के लिए एक दल की ज़रूरत थी, उस दल की स्थापना की थी। और इसकी पहली बैठक जो थी उसकी अध्यक्षता जो थी वो WC बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी ने जो है पहली अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई का एक गोकुल एक कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर जो है पहली अधिवेशन हुई थी, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाला, बहुत अच्छी दौड़ है अभी, भैंसों की दौड़ है और आप सभी को पता है दक्षिण भारत में भैंसों की दौड़ बहुत प्रचलित है। और एक व्यक्ति भी आया था जो बोल्ट से भी तेज दौड़ा था, भैंसों के पीछे, भैंसों के पीछे बोल्ट से भी तेज दौड़ा था, वो कंबाला ही दौड़ थी। ठीक है, तो कर्नाटक का था वो, सभी को पता है। कंबाला दौड़ होती क्या है? कीचड़ के अंदर भैंसों को दौड़ाया जाता है, पीछे एक व्यक्ति डंडा मार के दौड़ाता है। ठीक है, तो वो कंबाला दौड़ जो है वो किस में हुई है? कर्नाटक की है। ये कहाँ की है? कर्नाटक। देखिए एक तो कंबाला है और एक जल्लीकट्टू है, एक जल्लीकट्टू है। ये जल्लीकट्टू भी भैंसों की जो दौड़ है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में है। जल्लीकट्टू कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। लेकिन कंबाला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये दोनों याद रखना, आर्मी में आते हैं। तो ये थे भाई आपके जीके के प्रश्न। जीके
और साइंस के प्रश्न मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवा दूंगा। लेकिन फिर भी आपने कही थी, इसलिए मैं आपको मैथ के क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इनको सोल्व नहीं करवाऊंगा मैं। सोल्व अगर आपके ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है भाई। एराइज को कितनी व्यवस्थित में आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। एक त्रिभुज की परिधि दे रखी है, सिंपल क्वेश्चन है। प्री में और अप्री में संख्या पूछ रखी है। परसेंटेज इसका पूछा गया है, परसेंटेज क्या होता है ये इसका पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका दूरी समय से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इधर आपका जो है समय जो और कार्य जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है औसत से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है बिल्कुल सिंपल सिंपल जो है क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है इसके मैथ के, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना इससे। ये रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए थी, और आई होप आपको जो है अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।